अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नीचे का मानना यह था कि एक इंसान का करैक्टर इस चीज से जाना जाता है कि वो कितना सच को बर्दाश्त करने की अहलियत रखता है या कितना सच को टॉलरेट कर सकता है। और ऑन द अदर हैंड नीचे का कहना यह भी था कि जो एक इंसान होता है ना, या मोस्टली जो लोग होते हैं, वो सच सुनना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि वो ये नहीं चाह रहे होते कि उनके इल्यूजन को डिस्ट्रॉय किया जाए। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं हमारी इस ट्रेडिंग इंडस्ट्री के सबसे ज़्यादा सेक्सिएस्ट एंड सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो कि बना दिया गया है टॉपिक के ऊपर, जिसका नाम है ट्रेडिंग साइकोलॉजी। और देखें, पहली लाइन में मैंने ये लिखा है कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी इज ओवररेटेड। वीडियो का टाइटल ईच एंड एवरीथिंग है यही कि व्हाई ट्रेडिंग साइकोलॉजी इज ओवररेटेड। अब एक बात समझें कि मैं ये मानता हूं कि साइकोलॉजी ट्रेडिंग में मैटर करती है, ठीक है, और इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। लेकिन ये अहमियत तब है ट्रेडिंग में जब हमारे पास एक प्रॉपर सिस्टम हो, हमारे पास एक एज हो, स्टैटिक्स हो, एग्जीक्यूशन प्रोसेस हो और उस प्रोसेस में कंसिस्टेंसी हो। लेकिन हम क्या करते हैं, हमारे पास ये कुछ नहीं होता और हम हर प्रॉब्लम को ट्रेडिंग साइकोलॉजी से जोड़ने की कोशिश करते हैं। एक ट्रेडर जिसको ये भी नहीं पता, लिटरली उसे ये नहीं पता कि साइकोलॉजी एक्चुअल में नाम किस चीज का है, लेकिन इस इंडस्ट्री में आने के बाद उससे पूछ लिया जाए ना, यार तो ट्रेडिंग में कामयाब क्यों नहीं है, वो कह देता है कि यार मेरी साइकोलॉजी का इशू है। हमारे यहाँ पाकिस्तान और इंडिया में मोस्टली ऐसे होता है कि हम ये तो सीख लेते हैं कि टेक्निकल्स में हमें बहुत महारत होती है, बहुत ज्यादा आप सीख लेते हैं। मसला क्या होता है कि हमारे पास सिस्टम नहीं होता जो कि मेन इंपॉर्टेंट होती है, एक एज नहीं होता, स्टैटिक्स नहीं होते, डेटा नहीं होता, एक एक्सपेक्टेंसी नहीं होती, हमें नहीं पता होता किसी भी चीज का। लेकिन हम जब ट्रेडिंग में फेल करते हैं, मेंटोर के पास जाते हैं, किसी इंसान के पास जाते हैं, वो हमें आगे से ये चूना लगा देता है, ये चूना बेचना शुरू कर देता है कि भाई आपकी साइकोलॉजी का इशू है, जबकि ट्रेडिंग साइकोलॉजी तो उस लेवल पे आ ही नहीं रही। एक इंसान के पास एज ही नहीं है, सिस्टम ही नहीं है, डेटा नहीं है, तो कैसे उसकी साइकोलॉजी का इशू है? भाई साइकोलॉजी क्या यहाँ है? साइकोलॉजी का मतलब क्या है, मुझे ये भी तो बताए ना। एक्चुअल में साइकोलॉजी है क्या, किस चीज का नाम है साइकोलॉजी? तो आज की इस वीडियो में हम इन तमाम चीजों को कवर अप करने जा रहे हैं कि एक्चुअल में ट्रेडिंग साइकोलॉजी है क्या और इसकी मिथ क्या है, कॉन्फिडेंस कैसे आता है और ट्रेडिंग साइकोलॉजी को क्यों इतना ओवर हाइप कर दिया गया। अब इससे पहले एक इंपॉर्टेंट आप लोगों के साथ अपडेट कि हमारी मेंटरशिप प्रोग्राम जो कि कंप्लीटली पाकिस्तान और इंडिया का पहला ऐसा मेंटरशिप प्रोग्राम है जिसमें आपको कंप्लीटली ट्रेडिंग सिस्टम बनाना सिखाया जाता है, ठीक है, कंप्लीट, जो कि आपको बेसिक से लेकर ट्रेडिंग से एडवांस तक आपको सिखाए जाएंगे। आपको फंडामेंटल्स, आपको साइकोलॉजी, स्पेशली एच वगैरह, और आपको प्रोफॉर्म की तरफ लेके जाया जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंटली मैं अपनी पर्सनल स्ट्रेटजी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और मेन बात जो कि मैं आपको बार बार कहता हूं कि अगर आपको हमारे सिस्टम से कोई फायदा नहीं होता तो आपकी ये फी आपके लिए रिफंडेबल होगी, ठीक है। योर फी इज रिफंडेबल इफ द सिस्टम जनरली डज नॉट वर्क फॉर यू। यानी कि अगर ये सिस्टम सच में आपके लिए वर्क नहीं करता, ठीक है, अगर आप इस पे एफर्ट करते हैं, मेहनत करते हैं और आपको ये प्रॉफिटेबल नहीं बनाता, तो आपकी फी हम आपको रिफंड कराएंगे, ये ओपन पड़ा है, ठीक है। तो चलिए ये बातें हैं आज के टॉपिक की तरफ कि व्हाई ट्रेडिंग साइकोलॉजी इज ओवररेटेड। अब सबसे पहली बात हम ये समझते हैं कि एक्चुअल में साइकोलॉजी को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट बना क्यों दिया गया। देखिए, साइकोलॉजी कभी भी इस वजह से नहीं इंपॉर्टेंट बनी कि ये इसमें विस्डम है या ये चीजें हैं, नहीं, बल्कि कहीं ना कहीं ये हमारे सच ना सुनने की एबिलिटी की वजह से इतनी ज्यादा मार्केट में छा गई है। जैसा कि आपको याद हो कि शुरू में मैंने एक चीज आपको बताई है कि नीचे का कहना यह था कि हम इंसान सच से बहुत भागते हैं ना, हमारे अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि हम सच को बर्दाश्त कर सकें। तो इसी तरह अगर हम ट्रेडिंग इंडस्ट्री को देखते हैं ना, तो ट्रेडिंग इंडस्ट्री में हमें दो तरह की इकोनॉमिक्स नजर आती हैं, ठीक है। पहले क्या है कि पहली कैटेगरी में जो ट्रेडिंग एजुकेशन है उसमें क्या होता है कि आपको टेक्निकल सिखाए जाते हैं, आपको क्वांट की तरफ लेके जाया जाता है कि किस तरह आपने सिस्टम डिजाइन करना है, बैक टेस्टिंग करनी है, स्टैटिस्टिकल वैलिडेशन रखनी है, रिस्क मॉडलिंग करनी है, एक्सपेक्टेंसी कैलकुलेशन करनी है, प्रॉफिट फैक्टर वगैरह क्या होता है, ये सारा कुछ। अब ये जो काम है ना, इसमें आपको चाहिए जेन्युइन एक्सपर्टीज, ठीक है, इसमें आपको सच में वर्क पुट करना पड़ता है, जिसमें आपको इंटेलेक्चुअल एफर्ट्स लगती हैं और ये टाइम महीनों लेते हैं ना, ये फौरन तो तैयार नहीं हो जाता, ठीक है। ऑन द अदर हैंड दूसरी चीज पता क्या है, वो है साइकोलॉजिकल एंड मोटिवेशनल, जिसमें आपके माइंडसेट पर वर्क किया जाता है, आपको इमोशनल डिसिप्लिन बनाया जाता है, आपके बिलीफ सिस्टम, आपके कॉन्फिडेंस, इन चीजों पर वर्क किया जाता है। अब ये एक ऐसी चीज है जो कि इजीली प्रोड्यूसेबल है, कोई भी एक दो बुक पढ़ के ना इस पे बात कर सकता है। अब देखें, एक बात जाने कि मैं कौन होता हूँ इस चीज पे बात करने वाला, बिकॉज आई एम ए एक्टिव रीडर, मैं एक एक्टिव रीडर हूँ, ठीक है, और मैंने सैकड़ों बुक पढ़ी है, पढ़ी नहीं है, उनको गंगाला है, उनको समझा है, और समझने के बाद सेल्फ हेल्प बुक इंडस्ट्री को मैंने बहुत पढ़ा है, ठीक है।
और उसके बाद मैं आप लोगों से ये बात कर रहा हूँ कि सेल्फ हेल्प इंडस्ट्री में एक सबसे बड़ी खामी पता क्या है कि इंसान एक लूप में फंस जाता है। वो एक बुक पढ़ता है, उसे अच्छा लगता है, वो दूसरी बुक की तरफ जाता है, काम वो कुछ नहीं करता, वो बुक से बुक्स वेरी टू वेरी करता जाता है। इसी तरह ये जो मोटिवेशनल चीजें होती है ना, जब एक इंसान एक मोटिवेशनल वीडियो देखता है या जिस तरह आप ये भी देख रहे हैं, अब आपको ये लगता है कि आप ट्रेनिंग में अपनी वर्क कर रहे हैं, आप प्रोग्रेस कर रहे हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं, एक्चुअल में तो आप वीडियो देख रहे हैं। इस वीडियो का आपकी कमाई से क्या लेना देना है? कुछ भी लेना देना नहीं है। तो एक्चुअल में जो आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी होती है या कुछ भी होता है, उसमें आपने एक बात समझनी है कि आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी मैटर करती है, लेकिन लास्ट में मैटर करती है। पहले सिर्फ और सिर्फ आपके पास एक एज होना, उन चीजों पे वर्क करना जरूरी है। अब इसमें बात करते हैं कि आपके माइंडसेट पर, आपकी इमोशनल डिसिप्लिन पर, ये ऐसी चीजें जो कि इजीली हमारे यहाँ मार्केट में बनाई जाती हैं, बेची जाती हैं। अब ट्रेडिंग इंडस्ट्री में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हुई है ना, वो ये हुई है कि इन्होंने सिर्फ साइकोलॉजी को ओवररेट नहीं किया, इसको बढ़ा नहीं दिया, बल्कि इन्होंने हर चीज का जो सोल्यूशन है ना, वो ये बना दिया कि आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी खराब है। मेन मार्केट में जो प्राइमरी तौर पर आप देखेंगे ना, सबसे ज्यादा ट्रेडिंग में बिकने वाला माल है ना टेक्निकल्स के बाद, वो साइकोलॉजी पे होता है। जबकि साइकोलॉजी इतनी इंपॉर्टेंट है ही नहीं, वो साइकोलॉजी मैटर ही नहीं करती, पता ही कोई नहीं इनको साइकोलॉजी होती क्या है। तो सबसे ज्यादा इसको मेन प्राइमरी सोल्यूशन बना के ट्रेडिंग इंडस्ट्री में सेल किया जाता है कि साइकोलॉजी मैटर्स है, जबकि कुछ है ही नहीं। होता क्या है कि ट्रेडर एक लूप में फंस जाता है, वो फेल करता है, साइकोलॉजी कंटेंट बाय करेगा, वीडियोस देखेगा, अच्छा फील करेगा, फिर फेल करेगा, फिर बाय करेगा, वो एक लूप में फंसा रहेगा। होगा क्या इशू? असल इशू क्या है कि उसके पास एब्सेंस है, उसके पास एज ही नहीं है, कोई स्टैटिक्स ही नहीं है भाई, जो कि मेन ओरिजिन है उसकी साइकोलॉजी खराब होने का। लेकिन उसके ऊपर इस इंडस्ट्री में किसी ने बात नहीं करनी, गुनाह हो जाएगा। ये तो बताना ही नहीं है ना कि एज होता क्या है, सिस्टम कैसे बिल्ड करते हैं। बताना तो ये जान इस तरह छुड़वानी कि भाई तुम्हारी साइकोलॉजी खराब है। अब दूसरी बात समझे कि एक ट्रेडर जब लॉस करता है तो उसके पास दो एट्रीब्यूट होते हैं, ठीक है। पहला ये होता है कि वो ये कहते हैं कि मेरी स्ट्रेटजी वर्क ही नहीं करती, ठीक है, या मेरे पास जो सिस्टम है वो उसमें कोई लूप है, वो कहीं ना कहीं एक लूप होल में फंसा हुआ है। लूप होल है उसके अंदर, वो कोई ना कोई खामी है, वो उस खामी को फुलफिल करने के लिए उस पर स्टडी करता है, काफी टाइम लगाता है, ठीक है। इसके लिए आपको काफी ज्यादा मन चाहिए, ठीक है, एक्सपेक्टेंसी निकालने के लिए, वो एक सिस्टम बनाने के लिए, एक सेट बनाने के लिए। ऑन द अदर हैंड दूसरा बंदा क्या करता है, वो ये देखता है कि जब उसकी स्ट्रेटजी वर्क नहीं करती, ठीक है, वो साइकोलॉजी की तरफ भागता है। कहता है यार मेरी स्ट्रेटजी तो ठीक थी, मेरी साइकोलॉजी अच्छी नहीं थी, मेरी इतनी हिम्मत ही नहीं आई, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, तो वो एज को छोड़ देता है, सिस्टम को छोड़ देता है, स्ट्रेटजी को छोड़ देता है, भागता किस चीज की तरफ है, स्ट्रेटजी की, साइकोलॉजी की तरफ, और उस साइकोलॉजी के लूप में फंस जाता है। अब मार्क डगलस इसकी किताब ट्रेडिंग इन द जोन, ये जब जिस वक्त में लिखी गई थी ना, उस वक्त में इन्होंने जब मुआयना किया था ना, मार्क ने ये देखा था कि बहुत से ट्रेडर जो कि मार्केट में काफी अरसे से हैं, वो काम कर रहे हैं और काम करने के बाद फिर भी वो ट्रेडिंग में कामयाब नहीं है। क्यों? क्योंकि वो इमोशनल इनडिसिप्लिन है, कोई कंसिस्टेंट नहीं है, उनको बिल्कुल भी एक इमोशनली तौर पे, साइकोलॉजिकल पर वो सेट नहीं है, ठीक है। अच्छा, उन्होंने एक किताब लिख दी, ठीक है, किताब में उन्होंने इन चीजों के बारे में बताया और उस वक्त से ये चीज हमने उस सिस्टम को लिया, सब कुछ आगे फैलाया। लेकिन अब हम इसके बैक पे जाए ना, तो मार्क ने ये किताब क्यों लिखी? मार्क ने, आपको क्या लगता है ये किताब स्टार्टअप न्यूबी के लिए लिखा है? बिल्कुल भी नहीं। ये किताब उसने उन लोगों के लिए लिखी थी जो कि पहले से ट्रेडिंग में एक एच डिफाइन करके बैठे हुए हैं, जिनके पास पहले से एक डेटा है, जिनको सब कुछ पता है अपनी ट्रेडिंग का, जिनके पास एक कंप्लीट सिस्टम है, कंप्लीट रिस्क मॉडल है कि हमने ट्रेडिंग में इस तरह से चलना है। ये किताब तो उसके लिए लिखी थी। लेकिन हमारे यहाँ एक ऐसा ट्रेडर जिसको अभी 3 महीने ट्रेडिंग में नहीं हुए, या 6 महीने हुए ट्रेडिंग में, जिसने अभी तक अपनी जाके बैक टेस्टिंग नहीं की, जिसके पास फॉरवर्ड टेस्टिंग नहीं है, जिसको ये तक नहीं पता कि मेरा एज क्या है, वो हर चीज को कहता है कि मेरी साइकोलॉजिकल इशू है। हैरत की बात है ना, यानी कि वो आज अपनी आपको एक चीज को मानने के बजाय उससे दूर भागने के लिए साइकोलॉजी का सहारा ले रहा है। यानी कि आप देखने कि कितना ज्यादा एक गलत चीज है ये, कि हम हमारे अंदर एक एबिलिटी नहीं कि हम इस चीज को मान लें, एक्सेप्ट कर लें। यार क्यों नहीं मानते? मानने कि मेरे सिस्टम ठीक नहीं है, नहीं यार मेरी साइकोलॉजी का इशू है, पता नहीं क्या आप लोगों को मसला है। खैर आगे देखें, एक बात समझें कि जो रियल ट्रेडिंग साइकोलॉजी है ना, जिसकी मैंने बात करनी है आगे, वो और है, और जो हमारी ट्रेडिंग इंडस्ट्री में छाया गया मोटिवेशनल कंटेंट, वो और है। रियल ट्रेडिंग साइकोलॉजी हमेशा आपके एज पर, आपके सिस्टम पर, इन चीजों पर प्रेजेंट होती है, जिसमें हम अपने कोग्निटिव बायस उन चीजों को देखते हैं
ठीक है, लॉस एवर्जन, सिमेट्री वगैरह इन चीजों को देखते हैं जो कि हम आगे देखेंगे। ठीक है, जबकि जो मोटिवेशनल कंटेंट होता है वो वक्ती तौर पर आपको इमोशनल स्टेट को चेंज कर देता है, आपको अच्छा तो फील करवा देता है, लेकिन बाद में आपकी परफॉर्मेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। आप फिर फेल होते हैं, आप फिर फेल होते हैं, आप वीडियोस देखते हैं, फिर फेल होते हैं, फिर वीडियो देखते हैं, और एट द एंड आपने कह देना जी ट्रेडिंग इज प्योर स्कैम, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है। तो ऐसे तो नहीं चलता ना, ट्रेडिंग स्कैम तो नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरी बात इमोशंस के बारे में। अब इमोशंस क्या है, हमने ना इमोशंस को बहुत ज्यादा ओवर हाइप कर दिया है। ठीक है, इमोशंस का पता भी नहीं होता अभी इमोशंस हैं क्या, इमोशंस प्रोड्यूस किस तरह से होते हैं। अब इस बात को समझें कि हमारे यहाँ जो इमोशनल इंस्टेबिलिटी है वो क्यों आती है, कि एक ट्रेडिंग में इमोशनल इंस्टेबिलिटी हमेशा आउटपुट के तौर पर आती है, इनपुट नहीं होता। हम ये समझते हैं कि हमारी ट्रेडिंग साइकोलॉजी एक इनपुट है। इनपुट क्या होता है, इनपुट होता है कि आप किसी चीज में एक एफर्ट डालेंगे फिर आपको एक रिजल्ट मिलेगा। तो हम ये समझते हैं कि हमारी साइकोलॉजी अच्छी होगी फिर हमें ट्रेडिंग से रिजल्ट मिलेगा। लेकिन मेरा आर्गुमेंट यहाँ पर यह है कि आपकी अगर सिस्टम अच्छा है, आपका एज अच्छा है, आपकी ट्रेडिंग अच्छी है, तो आपकी साइकोलॉजी खुद ब खुद बेटर रहेगी, क्योंकि साइकोलॉजी कभी भी इनपुट नहीं होती, ये हमेशा आउटपुट होती है आपके बिहेवियर का। हमारी साइकोलॉजी हमारी फिजियोलॉजी पे डिपेंड होती है, हमारी एनवायरमेंटल कंडीशंस पे डिपेंड होती है। एक किताब थी मैंने पढ़ी थी, उसका नाम था व्हाई नोबडी टोल्ड मी दिस बिफोर, आई थिंक यही नाम था। वो एक साइकोलॉजिस्ट थी वुमन, उन्होंने लिखी हुई थी। उनके स्टार्टअप में उन्होंने एक बात लिखी थी कि हमारे बेसिक फाउंडेशन ही बहुत ज्यादा खराब होते हैं। हम हमेशा इस चीज को आउटपुट समझते हैं ना, कि लाइक हमारे साथ कुछ हो रहा है, हम कह रहे हैं नहीं ये बुरा फील हो रहा था, हम इस तरह कहते हैं। नहीं, हम अच्छा काम करेंगे तो अच्छा फील होगा। एक इंसान मेहनत नहीं कर रहा, उसने सारे दिन बैठ के स्क्रोलिंग करनी है, उसने सारे दिन बैठ के टिकटॉक इंस्टा यूज करना है या मुख्तलिफ काम करने हैं, मेहनत उसने नहीं करनी, फिर उसे बुरा फील हो रहा है। वो कह रहा है कि मुझे मोटिवेशन आएगी तो मैं अच्छा काम करूंगा। भाई काम करेगा तो मोटिवेशन आएगी। एक बात समझ कि मोटिवेशन आती है फिर काम नहीं करता, काम करता है तो मोटिवेशन प्रोड्यूस होती है। एक इंसान मेहनत कर रहा है, उसके पास वो एक वर्क कर रहा है, एफर्ट्स पुट कर रहा है, फिर उसे मोटिवेशन मिलेगी। पहले मोटिवेशन नहीं आती, पहले तो काम आता है। ये आपने इस चीज को समझना होगा आपको कि पहले हम काम करेंगे, पहले हमें अपनी परफॉर्मेंस को फिक्स करना पड़ेगा, फिर हमारी साइकोलॉजी फिक्स होगी। अब इसी तरह यहाँ पे क्या होता है कि कहते हैं पहले साइकोलॉजी को फिक्स करो फिर परफॉर्मेंस फिक्स होगी। और भाई कैसे, ऐसा है ही नहीं कि हम कैसे कह सकते हैं कि जो इमोशनल इंस्टेबल इंसान है, ठीक है, पहले अगर एक इंसान ट्रेडिंग में अच्छा है तो तब वो जाके स्टेबल हो रहा है, इंस्टेबल हो रहा है ट्रेडिंग में जाके। तो अपनी कंडीशन को चेंज करें जो आपकी इमोशनल इंस्टेबिलिटी की वजह बन रही है, ठीक है, तब जाके आप ठीक होंगे। और एक बात हमेशा समझने की कोशिश करें कि स्पेसिफिक कंडीशन में आपकी जो इमोशनल इंस्टेबिलिटी होती है ना, वो मोस्टली इस वजह से होता है कि आपके पास एक एज नहीं होता, कोई रिस्क नहीं होता, ठीक है। और हमेशा बिहेवियरल साइंस में इस चीज में सबसे ज्यादा रिसर्च की गई कि इंसान क्यों ज्यादा परेशान हो जाता है या इमोशनल डिपेंड हो जाता है, क्योंकि वो अनप्रेडिक्टेबल चीजों में आ जाता है ना, और अनप्रेडिक्टेबिलिटी इंसान को फाइट और फ्लाइट मोड में ले जाती है। तो हमेशा अपने आप का एक सिस्टम, एक एज होना जरूरी है, ताकि आपको ट्रेडिंग में ये जो साइकोलॉजी का चूरन बेचा जाता है इसमें ना हो। तो आप इस चीज को समझें कि एक जो रिटेल ट्रेडर होता है वो विदाउट एक एज के मार्केट में प्ले कर रहा होता है, कोई वैलिडेट एज नहीं होता, सिर्फ एक रैंडम एनवायरनमेंट में। और जब भी उसके साथ कोई इशू होता है, एंग्जाइटी होती है या इमोशनल कुछ भी ऐसा उसके साथ बिहेवियर हो जाता है या वो भागने की कोशिश करता है, तो एस्केपिज्म के लिए उस साइकोलॉजी का सहारा लेता है। साइकोलॉजी को हमने एस्केप करने के लिए बना लिया ना, क्योंकि हमें भागना अच्छा लगता है ना, हर चीज से सबसे ज्यादा अपने आप से भागना अच्छा लगता है, फिर सच्चाइयों से। हम मानते नहीं है कि हमारी गलती है, हमने तो ब्लेम किसी और पे चीज पे डालना है। तो हमें साइकोलॉजी एक ऐसी चीज मिल गई है जो कि अच्छी है, ठीक है। और हमारा ब्रेन तो परफेक्टली डिजाइन इस वे में कि हमने दूसरी चीजों पर हमला करना है बस। तो कभी भी एक बात समझें कि ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है ही नहीं, प्रॉब्लम तो आपके एज की है। अब एक बात समझें, जो ट्रेडर विदाउट एज होता है, हर लॉस के बाद उसकी इमोशंस ट्रिगर्स हो जाते हैं, ठीक है, वो भागने की कोशिश करता है, वो कहता है नहीं मेरी साइकोलॉजी का इशू है ये और वो। लेकिन एक इंसान जिसके पास एज है, उसे पता है कि ये लॉस मेरा डेटा पॉइंट है, ये मेरे लिए कोई खराब चीज नहीं है। वो बता रहा है कि मेरे पास, उसको एक पता होगा कि मेरे अंदर 6 ट्रेड 8 ट्रेड एक लूजिंग स्पीक आ सकती है। वो इमोशनल क्यों मुझे बताएं वो ट्रिगर होगा। एक ट्रेडर जिसके पास 1:2 का आर है, ठीक है, या 46% 50% विन रेट है, उसे पता है कि मेरी पॉजिटिव एक्सपेक्टेंसी इतनी है, ठीक है, जिसमें मुझे हिस्ट्रिकल अगर हम मोंटे कार्लो सिमुलेशन भी लगाए तो मुझे इतने कंसेक्टिव लॉस देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। अब ये चीज एक ठीक है। अब एक इंसान जिसको ये पता है कि मेरे साथ ऐसा हो सकता है,
मुझे तो नहीं लगता कि वो इंसान कभी साइकोलॉजिकली खराब होगा। जब एक इंसान को एक चीज का पता है कि मेरे साथ ऐसा हो सकता है, हम क्यों ज्यादा डरते हैं ट्रेडिंग में? क्यों? हमें अनप्रेडिक्टेबिलिटी लगती है कि ऐसा पता नहीं होगा नहीं होगा। लेकिन एक इंसान को जब पता है कि मेरे साथ फ्यूचर में ये हो सकता है, तो कैसे यार वो परेशान हो ट्रेडिंग में? वो क्यों डरे ट्रेड लेते? उसे पता है कि लॉस भी होगा प्रॉफिट भी होगा, लेकिन ओवर द लॉन्ग रन मेरे साथ ये हिसाब होगा। ठीक है, अब ये चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। और इसके अलावा अब बात समझें कि ट्रेडिंग में जब एक इंसान 1% 2% रिस्क के साथ जा रहा है, उसे पता है कि मेरा ये मैनेजेबल है, तो वो तो ठीक है। लेकिन जब एक इंसान एक वक्त में इतना हैवी रिस्क ले रहा है, ठीक है, तो उसके ऊपर तो फाइनेंशियल थ्रेट है, तो उसका सिस्टम तो उसके इमोशंस तो हाईजैक होंगे, तो वो अपनी बायोलॉजी को खुद ओवर रिस्क कर रहा है। ठीक है, तो उसके साथ तो ऐसा होगा। तो ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि आपकी साइकोलॉजी का इशू है, मतलब फिर आपकी पोजीशन सेटिंग क्या है, आप रिस्क ज्यादा ले रहे हैं, आपके रिस्क आर्किटेक्चर में प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इमोशंस तो बाद में आपके होते हैं। तो एक बात समझें कि जो ट्रेडिंग में डर होता है ना, वो डर कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सिर्फ एक सिग्नल होता है। सिग्नल किस चीज का? एक रैंडमनेस का, कि आप रैंडमनेस के साथ चलते हैं। खौफ कहां से आता है ट्रेडिंग में? मुझे बताएं, खौफ क्यों आता है? खौफ आता है हमेशा ऐसी चीज से जो आपने देखी ना हो, यानी कि लाश है जिसका आपको पता ही ना हो। डर आता है उस चीज से ना, जैसे जिन भूत प्रेत। क्यों हम डरते हैं? क्योंकि हमें नहीं ना इल्म नहीं उनके बारे में। जब इंसान किसी चीज के बारे में जान जाता है तो डर तो खत्म हो जाता है। तो ट्रेडिंग में जो खौफ है वो क्यों आता है? क्योंकि आपको पता ही नहीं होता, आपके पास कोई एज ही नहीं होता। तो इसका सोल्यूशन यही होता है कि आप रैंडमनेस छोड़ दें, अपने एक एज बिल्ड करें। ठीक है, इस चीज के ऊपर ना बिल्ड करें कि मैं अच्छा फील कर रहा हूं, नहीं, बल्कि एक आपके पास डेटा होना चाहिए, एक सिस्टम होना चाहिए, एक स्ट्रक्चर होना चाहिए। ठीक है, अब तीसरा जो इस वीडियो का सेक्शन है, इसमें हम ये देखते हैं कि कॉन्फिडेंस जो है वो डेटा से आता है, मोटिवेशन से नहीं आता। अब ट्रेडिंग में दो तरह के हम चीजें टाइप्स देख सकते हैं कि पहले वो होते हैं जो कि हमारे पास कॉन्फिडेंस की तरफ भागते हैं, जैसे कि मोस्ट ऑफ द ट्रेडर कहते हैं। ठीक है, वो देखेंगे, वीडियो देखेंगे, कहेंगे जी हमारी साइकोलॉजी का इशू है, मोटिवेशन कंटेंट होगा या इमोशनल वो एक्सपीरियंस बिल्ड करेंगे। लेकिन वो एक फ्रेजल थिंग होगी ना, फ्रेजल और एंटी फ्रेजल, ये दो चीजें हमने पहले भी डिस्कस की थी अपनी रिसेंट वीडियो में, जब मैंने आपको मैथ ऑफ मीनिंग ये वीडियो बनाई थी, मैथ ऑफ मीनिंग की, जिसमें मैंने साइकोलॉजी और एज का बताया था। इसमें मैंने आपको बताया था सिस्टम दो तरह के होते हैं, एक होता है फ्रेजल और एक होता है एंटी फ्रेजल। फ्रेजल सिस्टम हमेशा स्टेट कॉन्फिडेंस वाला होता है, यानी कि आपको अच्छा फील हो रहा है, आप ट्रेड करेंगे कुछ भी, लेकिन जब आप लॉस करेंगे तो आप ओवर रिस्क ले लेंगे, आप ओवर ट्रेडिंग की तरफ जाएंगे। अब ये जो चीज है ना, अब ये है आपकी फ्रेजल सिस्टम, यानी कि हर आने वाला जो दुख है या दर्द है वो आपको कमजोर कर रहा है। ऑन द अदर हैंड दूसरा चीज होता है वो डेटा से आता है, जो स्टैटिस्टिकल एज होता है आपके पास, जो कॉन्फिडेंस होता है वो बिल्ड होता है एक एंटी फ्रेजल सिस्टम पर। आपका लॉस होता है तो आप उसको स्टडी करते हैं कि यार मेरा लॉस क्यों हुआ है, क्या रीजन था इस लॉस के पीछे, या क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है। यानी कि आप उसको स्टडी करते हैं, आप उसको बैठ के पढ़ते हैं, आप पीछे जाते हैं, चार्ट्स देखते हैं, यानी कि आप अपने आप को एज को वैलिडेट करते हैं ना, सिंपल सी बात, तो आपके पास एक एज आ जाता है। तो इसी तरह अब एंटी फ्रेजल सिस्टम में हर आने वाला लॉस आपको मजीद कमजोर नहीं करता, बल्कि मजीद मजबूत करता है। अब इसमें हमने आगे कैसे बढ़ना होता है, कम से कम आप डेटा कैसे बिल्ड करते हैं। कम से कम एक इंसान के पास बैक टेस्ट होनी चाहिए, ज्यादा नहीं तो 100 से 300 या 200 ट्रेड्स आपके पास हो, जिसमें आपके प्रॉपर रूल्स डिफाइन हो, आपका विन रेट क्या है, आपका एवरेज आर क्या है, आपकी एक्सपेक्टेंसी कितनी है, मैक्सिमम ड्रॉ डाउन क्या है, लूजिंग स्ट्रीक कितनी है, ये सब चीजें। अब एक इंसान जो कि ट्रेड ले रहा है, मान लें कि उसका 50% विन रेट है, अब उसे पता है कि मेरा विन रेट 50% है, मुझे 6 से 8 लूजिंग स्ट्रीक देखने को मिल सकती है, लेकिन वो ट्रेडिंग को एज अ प्रोबेबिलिटी गेम लेके चल रहा है। उसे पता है कि मेरी हर ट्रेड पर एक्सपेक्टेंसी 0.4 है, 0.5 इतनी एक्सपेक्टेंसी मुझे मिल रही है, यानी कि मैं इतने आर का ले रहा हूं, तो उसे क्यों टेंशन होगी, क्यों उसकी साइकोलॉजी खराब होगी, मुझे ये बताया जाए। कभी नहीं होगी ना। अगर एक इंसान को पता है कि चल ये ट्रेड लॉस भी हो रही है, एट द एंड तो मैं पॉजिटिव हूं, ठीक है। फिर उसके बाद आती है फॉरवर्ड टेस्टिंग। बैक टेस्टिंग में इंसान हमेशा अच्छा परफॉर्म कर लेता है, लेकिन फॉरवर्ड टेस्टिंग में काफी उसकी जो विन रेट होता है वो गिर जाता है, ठीक है। फिर आप अपना फॉरवर्ड टेस्ट करें, अपनी उन्हीं कंडीशंस को लाइव मार्केट में अप्लाई करें कि क्या जो आपने एज बनाया क्या वो रियल है या बस एवं ही बन गया, ठीक है। फिर जब फॉरवर्ड टेस्ट हो जाए फिर लाइव एग्जीक्यूशंस करें, अपनी उन पे ट्रेड्स करें, अपने साथ में वहां पर आप अपनी एग्जीक्यूशन क्वालिटी को बेहतर बनाएं, बिहेवियर कंसिस्टेंसी को लेकर चलें, ठीक है। और उस सिस्टम को, उस डेटा को रिकॉर्ड करें। और जब ये सारा काम हो जाए तो फिर आपके पास एक वेरीफाइड एक्सपेक्टेशंस होंगी कि यार मेरे ये डॉक्यूमेंट है, ये एविडेंस बेस आपके पास प्रॉपर सिस्टम है कि ये मेरा एज है, ये एक्सपेक्टेंसी है, ये प्रॉफिट फैक्टर है, ये मेरा विन रेट है और ये एवरेज आरआर है। अब एक्सपेक्टेंसी को समझें तो एक्सपेक्टेंसी क्या है कि मैंने पिछली बार ये फार्मूला है सिंपल सा कि अगर एक ट्रेडर सिंपली उसका विन रेट 2.4 आ रहा है और सिंपल विन रेट 46% है और जो उसका एवरेज विनर है यानी कि 2.2 आरआर ले रहा है, ठीक है, 1 आर पे खो रहा है, यानी 1:2.2 आरआर पर चल रहा है, तो उसकी पॉजिटिव एक्सपेक्टेंसी है ना 0.47 पर ट्रेड,
उसको एक पॉजिटिव एज मिल रहा है। अब जो ट्रेडर इस नंबर को जानता है उसे मोटिवेशन नहीं चाहिए। क्यों चाहिए उसे मोटिवेशन? उसे पता है कि हर लॉस उसका एक डेटा पॉइंट है जो उसको प्रॉफिट के पास लेके जा रहा है। सिंपल। इस बात को समझे कि एक ट्रेडर जिसको डेटा का पता है वो मोटिवेशन के पीछे क्यों ग्रेप करे? कभी नहीं करेगा ना। वो तो एज के पीछे भागे, उसके पास डेटा है, उसको तो पता ही ऐसे ही है। अब हम जरा जाते हैं ना इंस्टीट्यूशंस की तरफ। आप लोगों को बड़ा शौक होता है इंस्टीट्यूशंस के साथ ट्रेड करने का। हम ऐसे कॉन्सेप्ट सीखते हैं, ऐसी चीजें सीखते हैं कि हमने तो इंस्टीट्यूशंस के साथ ट्रेड करनी है ना, इंस्टीट्यूशन के साथ चलना है। अब इंस्टीट्यूशन कैसे करते हैं? आपको क्या लगता है? इंस्टीट्यूशन ऐसे चलते हैं। इंस्टीट्यूशंस के पास जब भी जाते हैं ना, उनके पास एक प्रॉपर एक तरकीब होती है। प्रॉपर उनके पास एक रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स होता है जो कि उन्होंने ओवर द लॉन्ग टर्म टेस्ट किया होता है मार्केट में। उनकी डिसीजन क्वालिटी, ईच एंड एवरीथिंग क्वालिटी एज के साथ, डेटे के साथ उन्होंने की होती है। और इस चीज पर उनका नहीं होता है कि आप कैसा फील करें, बल्कि वो ये देखते हैं कि आप अपनी आखिरी 50 ट्रेड दिखाएं। आप मुझे ये बताएं, ये जो लोग मुझे कहते हैं कि मेरा साइकोलॉजी का इशू है, आप मुझे अपनी आखिरी 50 ट्रेड की एग्जीक्यूशन के नोट्स दिखाएं। क्या रीजन था, क्या वजह थी? किसी के पास में नहीं है। 50 छोड़े 10 के भी नहीं होंगे, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस तो भाई आपके पास डेटे से आता है, अर्न किया जाता है। कॉन्फिडेंस कभी भी खाली कमरे में बैठने से नहीं आता, या ये ऐसे ही बोल लेने से, या इन चीजों से, जैसे कि खाली कमरा है, कोई नहीं है तो आप वहां स्पीच कर रहे हैं तो हो जाएगा, जब आगे आके 10 बंदे बैठ जाए तो आपसे बोला ना जाए। ये कॉन्फिडेंस थोड़ी है। कॉन्फिडेंस तो एक डेटे से आता है। उस इंसान के पास कॉन्फिडेंस होता है जो रियल थिंग डन करता है, जिसने हकीकत में कुछ किया होता है। वो बोलते हुए पता चलता है कि उसके पास कुछ है, ठीक है, ना कि सिंपल कह देना कि ये इस तरह से आएगा। कॉन्फिडेंस कैसे? कॉन्फिडेंस आते रियल थिंग्स है। अगर आपके पास बैकअप में बहुत कुछ आपने डन किया हो ना, तो आपको अपने आप पर एक एतमाद होता है। वीडियोस देखने से एतमाद थोड़ी आता है, ठीक है। तो इस बात को समझेंगे, आपके पास पिछली 50 ट्रेड्स का डेटा नहीं है, क्या है? नहीं है। तो फिर आप क्या कर रहे हैं? ट्रेडिंग कर रहे हैं, टाइम जाया कर रहे हैं आप अपना, ठीक है। अब अगली चीज समझेंगे, जो हमारे यहाँ रिटेल ट्रेडर होता है वो इमोशनली देखता है, जबकि एक प्रोफेशनल ट्रेडर हमेशा डेटे को लेकर चलता है। अब इसमें सबसे दो चीजें, रिटेल ट्रेडर के पास आउटकम मेन चीज होती है, यानी कि वो हर ट्रेड को बेबी ट्रेड की तरफ लेके चलता है। अगर एक ट्रेड लॉस करेगी, ओहो बर्बाद हो गया। एक ट्रेड विन होगी, ले मैं तो कामयाब हो गया, मैं तो ये कार ले लूंगा, वो कर लूंगा। ऑन द अदर हैंड जो प्रोफेशनल ट्रेडर होता है वो प्रोसेस की तरफ चलता है। वो उसको फर्क नहीं पड़ता कि लॉस हो रहा है या विन हो रहा है। एक लॉस हो या एक विन हो, वो उसका एक डेटा पॉइंट है, सिंपल, ठीक है। उसके पास फिक्स्ड रिस्क पैरामीटर है, मतलब इसके नहीं उसका वो कैसा काम जा रहा है, ठीक है। उसके बाद उसका प्रोसेस सही चल रहा है। तो हमेशा एक रिटेल ट्रेडर प्रोसेस से भागता है, रिजल्ट्स की तरफ जाता है, ठीक है, जबकि एक प्रोफेशनल ट्रेडर हमेशा एक प्रोसेस को क्रेव करता है। तो आप ये देखें, आपने आगे बढ़ना है तो आप देखें कि आपका ओवर 200 ट्रेड्स क्या प्रोसेस है, आपके रूल्स क्या हैं, क्या आप रैंडमली ट्रेड कर रहे हैं। आपके जब रूल ही पूरे नहीं हो रहे तो आप कैसे ट्रेड कर रहे हैं। और जो गैम्बलिंग माइंडसेट होता है या रिटेल माइंडसेट होता है, उनकी चीज एक चीज मेन फीचर कॉमन होता है ना, कि आउटपुट ओरिएंटेशन। वो आउटपुट की तरफ भागते हैं ना, कि हमारा ये आउटपुट आ जाए, इस तरह हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, ठीक है। जबकि एक प्रोफेशनल ट्रेडर हमेशा प्रोसेस को ऊपर रखते हैं। वो ये नहीं देखते कि हमारा वर्क कैसे है। देखिए, मार्केट को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, मार्केट आपके हाथ में नहीं है। कंट्रोल में आपके हाथ में क्या है कि आपका सिस्टम, आपका प्रोसेस। बस आप ये देखेंगे क्या मैं अपने आप को प्रोसेस को सही लेके चल रहा हूँ, क्या मेरा प्रोसेस करेक्ट है, ठीक है, कि मैं प्रोसेस ओरिएंटेड चल रहा हूँ, ठीक है। लूजिंग स्ट्रीक भी आ रही है तो आप पूछें क्या ये मेरे पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग है ना, मेरी एग्जीक्यूशन क्वालिटी तो ठीक चल रही है, क्या मैं अपने डेटे को रिव्यू कर रहा हूँ, फीलिंग्स पे तो नहीं चल रहा। अगर आप इन चीजों को देख रहे हैं तो क्यों आप खराब हो रहे हैं? मुझे तो नहीं लगता आपको खराब होना चाहिए, क्योंकि वो वॉरेन बफेट क्या कहते हैं ना, कि इंसान के दो चेक पॉइंट होते हैं, एक होता है इनर, एक होता है आउटर स्कोरबोर्ड। जो इंसान आउटर स्कोरबोर्ड पे रहता है वो दूसरों के रहमो करम पे रहता है, दूसरों की तारीफें, दूसरों की वैलिडेशन या उसको खुश कर देती है ना, काम कर देती है। जबकि जो इंसान इनर चेक बोर्ड रखता है ना, इनर उसके अंदर स्कोर बोर्ड होता है, वो ये देखता है कि यार मैंने ये काम किया, ये चीजें मैंने की है, बस आगे रिजल्ट आए ना आए वो मतलब ही नहीं है। प्रोसेस हमारे हाथ में, रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं है ना, ठीक है। तो इसकी आप एग्जांपल देख लें, जैसे कि सेशन स्टार्ट होने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका करंट ड्रॉडाउन क्या है, आप मैक्सिमम कितने ड्रॉडाउन की तरफ जा जाते हैं, आपका विन रेट कितना हो सकता है, हिस्टोरिकल विन रेट आपको कितना मिल रहा है, ये सारी चीजें, ठीक है। आपकी सेटअप की आइडेंटिफिकेशन हो, आपको पता हो कि मेरा ये सेटअप है, अगर इसमें ये चीज ऐड होगी या नहीं। जैसे कि क्राइटेरिया ऐड कर लें, जैसे कि किल जोन हो, ठीक है, वॉल्यूम की कंफर्मेशन, तो इसमें हाई वॉल्यूम होना चाहिए, इसमें लो वॉल्यूम होना चाहिए, ट्रेड लेवल पे बननी चाहिए, ठीक है। और स्पेशली आप देखें कोई न्यूज का टाइम ना हो, ये सारी चीजें आप देख के ट्रेड लेना। और जब ट्रेड हो जाए तो आप उसको प्रॉपर देखें, क्या मैंने जब ट्रेड ली तो क्या मैंने एमी इमोशनल ट्रेड ले ली, ठीक है,
या मेरा एग्जीक्यूशन वहां क्लीन बन रही थी, जो मैंने रिस्क लिया वो ठीक लिया, जो आउटकम था वो ठीक था। यानी कि आप इन चीजों को दे रहे हैं, और जब आप ओवर द 100-200 ट्रेड्स अपने इस एज को करेंगे तो आपको एक परेशानी नहीं रहेगी, ठीक है, आपको सब कुछ पता होगा। अब जो हेज फंड्स हैं या प्रो फर्म है, वो ट्रेडर्स को कभी भी मोटिवेशनल स्पीचेस नहीं देती सेशन से पहले, बल्कि वो उनके रिस्क पैरामीटर को चेक करते हैं, वो देखते हैं उनकी पोजीशन लिमिट कैसी है, उनके परफॉर्मेंस मैट्रिक्स कैसी हैं, ठीक है। या एक ट्रेडर जो कि लॉस कर रहा है, वो देखेंगे उसका प्रोसेस क्या ठीक है, वो सही तरह से अपने आप को वैल्यूएट कर रहा है, बजाय इसके कि वो उसको मोटिवेशन करें, या वो देखेंगे उस ट्रेडर को ओवरसाइज तो नहीं कर रहा, या वो अनडिसिप्लिन ट्रेडर तो नहीं है। तो हमेशा वो प्रोसेस पर फोकस करते हैं इंस्टीट्यूशंस ट्रेडर। आपको इंस्टीट्यूशंस के साथ चलने का शौक है, लेकिन इंस्टीट्यूशंस को कॉपी करने का शौक नहीं है। ये है कि ट्रेडिंग में आप उनके साथ ऐड हो जाए, लेकिन उनके बिहेवियर के साथ ऐड होने का शौक नहीं है। क्या है कि वो हमेशा प्रोसेस को देखते हैं, क्वालिटी को देखते हैं, ये नहीं देखते कि लॉस हो रहा है या नहीं हो रहा। अब हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंटली कि असल में साइकोलॉजी क्या है, ठीक है। अब देखें, पहले हमने ये समझते हैं कि साइकोलॉजी क्या है, क्या नहीं है, ठीक है। ये कोई भी प्राइमरी कॉज नहीं है कि आप इसमें ट्रेडिंग वजह से फेल होती हैं। यानी कि अगर आप कहें कि मेरी ट्रेडिंग साइकोलॉजी ही मेन वजह से मैं ट्रेडिंग में फेल हो रहा हूँ, ये सबसे मेन रीजन ये, तो ये झूठ है, ऐसा हरगिज नहीं है। ट्रेडिंग साइकोलॉजी कभी भी प्राइमरी कॉज नहीं हो सकती, ठीक है। हाँ, ये वजह बन सकती है, लेकिन कैसे वजह बन सकती है? साइकोलॉजी मैटर करती है ट्रेडिंग में, कब मैटर करती है? जब आपके पास प्रॉपरली एक कॉन्टेक्स्ट हो, आपकी एक स्टेज ऑफ डेवलपमेंट हो, आपके पास एक स्पेसिफिक सेट ऑफ प्रॉब्लम्स हो, आपको पता हो कि ये मेरा एज है, ये मेरा सिस्टम है, ये मेरे स्टैटिक्स हैं, ये मेरी एक्सपेक्टेंसी है। ये चीजें मैं इतनी बार बोल चुका हूं कि मैं खुद उकता गया हूं। अब तो ये चीजें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। और आपको पता हो कि मेरी करेक्ट पोजीशन साइकोलॉजी में क्या है, और फिर उसके बाद आपके लिए एज अ फाइनल ऑप्टिमाइजेशन लेयर बनती है। यानी कि ट्रेडर जब एक प्रॉपर सिस्टम बिल्ड कर लेता है ना, उसके पास एक प्रॉपर सिस्टम है, उसको एज का पता है, डेटा का पता है, एक सिस्टम बना लिया, रिस्क सब कुछ उसने डिफाइन कर लिया, ठीक है। अब वो इस चीज की तरफ आता है, किस चीज की तरफ? साइकोलॉजी की तरफ। अब साइकोलॉजी क्या है? साइकोलॉजी में वो सबसे पहले अपने आप को आउटकम से दूर करता है। वो ये कहता है कि मेरा जो एक लॉस है ना, वो सिर्फ एक लॉस है, जो कि मेरे डेटा पॉइंट है, हर चीज नहीं है मेरी ट्रेड की, ठीक है। दूसरी चीज वो क्या करता है, वो अपने आप को प्रोसेस के साथ जोड़ लेता है। यानी कि वो अपनी आइडेंटिटी को किससे सेपरेट कर लेता है? आउटकम से। वो ये नहीं कहता कि मेरी आइडेंटिटी आउटकम पर डिपेंड है, वो कहता है मेरी आइडेंटिटी इनपुट पर या मेरे प्रोसेस पर डिपेंड होती है, ठीक है। दूसरी बात, वो अपने अंदर एक एक्सेप्टेंस पैदा करता है, अगली चीज को कबूल करना। ये इंसानी फितरत की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप चीजों को कबूल करना जानते हो। अब बहुत से ट्रेडर ये जानते हैं कि अगर हमारा 48-50% विन रेट है, तो उनके लगातार 6 से 8 ट्रेड्स की लूजिंग स्ट्रीक आ जाती है। अच्छा, ये मान तो लेते हैं इंटेलेक्चुअली, वो इस चीज को कबूल कर लेते हैं, लेकिन हकीकत में जब उनके साथ ये होता है ना, तो स्ट्रेटजी तब्दील करने में आ जाते हैं, ठीक है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए ना। उनको जब वो मान लिया तो हकीकत में कबूल करें कि हाँ, या तो अगर वो इतना रिस्क नहीं ले सकते, इतनी ज्यादा लूजिंग स्ट्रीक नहीं कर सकते, तो विन रेट पर काम करें, आरआर कम कर दें, ठीक है। सिंपल सी बात है। एक चीज देखें ना, ट्रेडिंग में दो तरह की पेन है, डिफाइन यूर पेन। आपने हाई विन रेट लेना है या आपने हाई आरआर लेना है। हाई विन रेट में ये होगा कि आपको ट्रेडिंग को फिर एक मखसूस पिप्स लेने के बाद या मखसूस टारगेट लेने के बाद आपको ट्रेडिंग से आउट होना पड़ेगा, मार्केट को रन करने देना होगा जहां वो मर्जी जा रही है। और अगर हाई आरआर लेना है तो फिर आपको बार बार आपकी ट्रेड पॉजिटिव में जाके नेगेटिव में जाती देखनी होगी, आपके बार बार ब्रेक बन होंगे, ऐसा लगेंगे, वो ट्रेड्स जो आप विन कर गए थे वो हारते हुए देखनी पड़ेगी। और साइकोलॉजिकली एक इंसान कभी भी ये बर्दाश्त नहीं कर सकता, ठीक है। और तीसरी चीज ये होती है कि वो अपने एक डिफाइंड प्लान के साथ मार्केट में बैठे, यानी कि मार्केट में कुछ भी हो रहा है, वो उसको एक इतना अपने ऊपर इमोशनल कंट्रोल होना चाहिए, कि इतना मैनेजेबल होना चाहिए कि वो उस प्लान को एग्जीक्यूट कर सके। ये साइकोलॉजी है सिंपल, कि अपने आप को अपने इनपुट आउटपुट से डिफरेंट रखें, ठीक है। अपनी ट्रेडिंग की जो उसके डेटा है उसको एक्सेप्ट करें। तीसरा, मार्केट में जो भी हो रहा है अपने एक प्रॉपर इसके साथ प्रॉपर प्लान के साथ उसको एग्जीक्यूट करने की एबिलिटी रखता हो, ठीक है। साइकोलॉजी विदाउट एज इज अ डिल्यूजन, ठीक है। साइकोलॉजी एज के बगैर सिर्फ एक इल्यूजन होता है, और एज विदाउट साइकोलॉजिकल डिसिप्लिन इज सेल्फ डिस्ट्रक्शन। सिंपल। अगर आपके पास साइकोलॉजी है, आप कह रहे हैं साइकोलॉजी ये और वो, लेकिन एज नहीं है, तो आप बकवास के पीछे भाग रहे हैं ना, अपने आप से जान छुड़वा रहे हैं, अपने आप को गलत कह रहे हैं, ये अपना सारा ब्लेम ट्रेडिंग के ऊपर थोप रहे हैं या साइकोलॉजी के ऊपर थोप रहे हैं। लेकिन अगर आपके पास एज है, लेकिन फिर आपके पास साइकोलॉजिकल डिसिप्लिन नहीं है। डिसिप्लिन क्या है कि आप रोजाना एग्जीक्यूट करने की एबिलिटी रखते हो, जो आपने सिस्टम बनाया उसके ऊपर एग्जीक्यूशन रखें। ये साइकोलॉजी है ना, कि आप एक डिसिप्लिन होकर चलें, दैट्स इट। और क्या है यार, नथिंग मोर नथिंग लेस, दैट्स इट। अगर आपके पास डिसिप्लिन नहीं है तो आप अपने आप के लिए सेल्फ डिस्ट्रक्शन पैदा करें। हमको दोनों चाहिए, लेकिन एक राइट सीक्वेंस में। पहले में क्या चाहिए? पहले में चाहिए फर्स्ट लेयर। कभी भी इमारत बिल्ड होती है स्टेप बाय स्टेप होती है ना, तो पहले हमें एक स्ट्रेटजी चाहिए, फिर हमें उस पर एक एज बिल्ड करना है,
फिर हमने उस पर एक सिस्टम बनाना है, बैक टेस्टिंग करनी है, फॉरवर्ड टेस्टिंग करनी है, उस पर अपना रिस्क अप्लाई करना है, हमने उस पर एक्सपेक्टेंसी देखनी है, ये देखना है हमारा प्रॉफिट फैक्टर क्या है, मोंटे कार्लो सिमुलेशन लगानी है। ये चीजें लगाने के बाद हमने आगे आना है, फिर हमारी लास्ट पे साइकोलॉजी आएगी। ठीक है, अब मुझे आप वो तमाम लोग जो ये कहते हैं कि हमारी साइकोलॉजी का इशू है, वो बताएं क्या आपने कम से कम 100 ट्रेड्स आपने देखा है कि आपकी एक्सपेक्टेंसी क्या निकलती है? ठीक है, मुझे बताएं कि आपके पास 100 ट्रेड्स का है डेटा कि आपकी 100 ट्रेड्स में एक्सपेक्टेंसी क्या है? ठीक है, अगर नहीं हो तो फिर आपके पास स्ट्रक्चर प्रॉब्लम है भाई। ठीक है, आप क्यों साइकोलॉजी के पीछे भाग रहे हैं? क्या आपने अपनी एग्जीक्यूशन को कभी चेक किया है? आपने कभी ये देखा कि आपके बैक टेस्टिंग रिजल्ट और आपकी एग्जीक्यूशन के दरमियान कितना गैप है? आपने कभी उसको गैप को फर्क करने को देखा है? ठीक है, तो आप देखें ना, अगर आप उन चीजों को नहीं देख रहे तो आप देखें कि आपको मेन प्रॉब्लम एग्जीक्यूशन है। ठीक है, और तो कोई नहीं है ना। तीसरी चीज आप ये देखें कि आपने अपने सिस्टम को, जो आपका सिस्टम के पैरामीटर्स हैं, क्या आपने उनको इनफली डिफाइन किया है? आपने ये देखा कि इसके ये पैरामीटर हैं, आपने उनको वैल्यूएट किया है या उसको एक प्रॉपर डेटे में कॉन्टेक्स्ट में उसको चेक किया है? अगर नहीं किया तो आपका मेन प्रॉब्लम डेटा है, सिंपल, साइकोलॉजी नहीं है ना, ये मेन बात है। तो फिर वही बात कहना चाह रहा हूं कि साइकोलॉजी प्रॉब्लम तो है ही नहीं, प्रॉब्लम तो मेन ये है कि पहला सवाल बताएं कि आपके पास मिनिमम 100 ट्रेड्स का भी पक्का डेटा है, नोट्स हैं, तो वो तो नहीं है हमारे पास, तो फिर क्या है? तो एक बात याद रखें कि हमारे पास सिस्टम जो होता है ना, ये कॉन्फिडेंस होता है ना, सिस्टम के थ्रू बिल्ड होता है और वो एज प्रोसेस एंड जर्नलिंग के थ्रू होता है। ठीक है, तो हमने हमेशा कौन सा ट्रेडर बनना है? एंटी फ्रेजाइल ट्रेडर, ऐसा ट्रेडर जो कि अपने इमोशंस का मास्टर हो, जो अपने इमोशंस को मैनेज करना जानता हो, उसे पता हो कि मेरी परफॉर्मेंस सारी सिस्टम पे, किसी इमोशंस पर नहीं है। यानी कि एक ट्रेडर जो परफॉर्मेंस अपनी सिस्टम डिपेंडेंट रखे, ना कि अपने इमोशंस के ऊपर डिपेंड रहे। अब उसके लिए क्या जरूरी है? स्टेट डिपेंडेंट परफॉर्मेंस क्या होती है कि आपको हमेशा ट्रेड लेने से पहले अच्छा कॉन्फिडेंस होना चाहिए, रेडी होना चाहिए और वो फलान का नहीं। एंटी फ्रेजाइल ट्रेडर क्या होता है? जो प्रोफेशनल ट्रेडर होता है वो क्या होता है? वो कुछ नहीं देखता, फीलिंग वगैरह नहीं देखता, वो ये देखता कि मेरा क्राइटेरिया पूरा है, यहाँ डेटा है, मेरी चेकलिस्ट पूरी हो रही है, दैट्स इट, वो ट्रेड ले लेते हैं। ठीक है, तो इसमें एक बात याद रखेंगे, जर्नलिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जर्नलिंग असल में हम लेते हैं जर्नलिंग को लाइक अ थेरेपी, हमेशा इस तरह के जाते हैं ना, लिखने से हमारे इशू सॉल्व होते हैं और वो, लेकिन जर्नलिंग को हमने एज इंजीनियरिंग लेना है ना, हमने अपने प्रोसेस को डिफाइन करना है, हमने लिखना है कि हमारे ट्रेड, ठीक है, अपने इमोशंस का लिखना है, इन चीजों का लिखना है, लेकिन हमें डेटा कलेक्ट करना है, जो मेन प्रोसेस होना चाहिए जर्नलिंग का। ठीक है, और एक बात याद रखिए, फीलिंग्स आती हैं, फीलिंग चली जाती हैं, इसमें कोई नहीं है, फीलिंग आएंगी, फीलिंग चले जाएंगी, लेकिन आपने मेन अपना डेटा निकालना है। और विदाउट डेटा, विदाउट डॉक्यूमेंटेशन, हंड्रेड्स ऑफ आवर्स ट्रेनिंग में पुट किए बगैर या इतना एक्सपीरियंस किए बगैर आप ट्रेडिंग में कैसे कामयाब हो सकते हैं? फिर बाद में वही कहना चाहूंगा कि कमाने हमने हजारों हैं, लाखों हैं, करोड़ों डॉलर हैं, और हिम्मत हमारे अंदर 1-2 घंटे बैठने की नहीं है, वर्क करने की नहीं है। ठीक है, तो एक बात समझिए कि एक प्रोफेशनल जो ट्रेडर होता है वो इन चीजों को ट्रैक करता है, ये हमने पीछे भी डिफाइन की है, वो पेयर को, सेशन को, एंट्री मॉडल को, बायस को, एंट्री प्राइस, ये चीजें वगैरह कौन से मॉडल पे ट्रेड कर रहा है। ठीक है, फिर वो क्वालिटी मैट्रिक्स देखता है। ठीक है, कि जो मैंने ट्रेड लिया ये एग्जीक्यूशन कितनी क्लीन थी, ठीक है, क्या स्टॉप लॉस मैंने ठीक रखा, स्टॉप लॉस रिस्पेक्टेड था, ट्रेड मैनेजमेंट में ठीक है पैरामीटर्स के हिसाब से। फिर वो साइकोलॉजिकल डेटा इकट्ठा करता है, फिर इन डेटों के बेस पर वो क्या करता है? रिव्यू करता है। ठीक है, तो एक बात याद रखें कि सोशल मीडिया की दुनिया बिल्कुल डिफरेंट है और रियल ट्रेडिंग बिल्कुल डिफरेंट है, और स्पेशली पाकिस्तान इंडिया में तो ट्रेडिंग साइकोलॉजी को एफ लगा, ट्रेडिंग इंडस्ट्री को एफ लगा खड़ा है। ठीक है, तो हमेशा अपने आप को, अपने आप से ईमानदार है, बस, और कुछ नहीं मांग रहा आपसे, अपने आप से ईमानदार रहें, ट्रेडिंग साइकोलॉजी को एज अ एस्केप के लिए ना भागें। ठीक है, और अपने आप के पास, एक इंसान के पास डेटा हो तो वो कभी भी नहीं भाग सकता ना। ठीक है, अब आप देखेंगे ना, जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं हम कहते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो अपने आप को साइकोलॉजी की तरफ लेके नहीं आते, उनके पास एक प्रॉपर रिस्क मॉड्यूल होते हैं, ईच एंड एवरीथिंग होता है। ठीक है, वो ये देखते हैं। लेकिन हमारे यहाँ ये हम रिवर्स ट्रेडिंग करते हैं, स्टॉक्स मूविंग करना, ओवर ट्रेडिंग करना, ये क्यों होता है? क्योंकि हमारे पास रिस्क मैनेजमेंट ठीक नहीं होती ना। प्रॉब्लम फिर जाके हमारे सिस्टम में आ जाती है, हमारे एज में आ जाती है, साइकोलॉजी सिर्फ एक चीज आ जाती है। तो एक सिर्फ समझे, साइकोलॉजी क्या है, बहुत ज्यादा ओवररेटेड बन गई है। क्यों? क्योंकि हम भागना चाहते हैं ना, हमें भागना है। दूसरी चीज फियर और जो इमोशन स्टेबिलिटी या अननोन की वजह से आती है, हम किसी चीज को चाहने ना, किसी चीज का इल्म ना होना, इस वजह से वो चीज आती है। ठीक है, और कॉन्फिडेंस कब आता है? जब आपके पास एक प्रॉपर डेटा हो। और प्रोफेशनल ट्रेडर हमेशा प्रोसेस पे ध्यान करते हैं, जबकि एक जो रिटेल ट्रेडर होता है वो आउटकम पे, एक ट्रेड पे डिपेंड होता है।
ठीक है। और साइकोलॉजी मैटर करती है लेकिन एज अ लास्ट स्टेज, नॉट अ फर्स्ट स्टेज, ठीक है। अगर आपके पास एक प्रॉपर सब कुछ है तो फिर जाके आपके पास आती है जिसमें आप सिर्फ अपनी आइडेंटिटी को सेपरेट करें, ठीक है। आप एक्सेप्ट करें इस चीज को कि हाँ मुझे इतने लॉस हो सकते हैं, और उसको फिर लगाना, एग्जीक्यूशन आपकी क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास एक करेक्ट सीक्वेंस ये होता है कि सीक्वेंस ये होता है कि आपके पास एक स्ट्रेटजी हो, आप एक एज बिल्ड करें, आपके पास एक रिस्क आर्किटेक्चर होना चाहिए, आपकी एग्जीक्यूशन प्रोटोकॉल्स क्लीन होने चाहिए, आप जर्नलिंग करें, अपनी परफॉर्मेंस को ट्रैक करें, उसको रिव्यू करें, उसको इंप्रूव करें, देन ये साइकोलॉजी खुद ही इसमें इशू में सॉल्व हो जाएगी। और साइकोलॉजी क्या है? और तो साइकोलॉजी कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो एक बात समझे, बहुत से ट्रेडर्स कभी भी साइकोलॉजी की वजह से उनको साइकोलॉजी प्रॉब्लम होती नहीं है, उनके पास मेन प्रॉब्लम होती है फाउंडेशनल प्रॉब्लम, जो कि उनके पास डेटा नहीं होता, ठीक है। और अगर आपके पास एक डिसिप्लिन एग्जीक्यूशन है, लूजिंग स्ट्रेटजी भी है ना, ठीक है, आप अपनी मनी को कंसिस्टेंटली लूज कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन डिसिप्लिन आपको जरूरी है, डिसिप्लिन एग्जीक्यूशन, ठीक है, जरूरी है। लेकिन अगर एज ही नहीं है, जैसे कि ये बात है मैंने आपको बताया कि आप कह रहे हैं आप साइकोलॉजी के अच्छा बन गए, लेकिन आपके पास एक लूजिंग स्ट्रेटजी है, ठीक है, जिसकी वजह से आप कंसिस्टेंटली मनी लूज कर रहे हैं, तो किस तरह आप ट्रेडिंग में कामयाब होंगे? आप तो सेल्फ डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं ना, ठीक है। तो कोई भी लेवल ऑफ इमोशनल कंट्रोल आपको प्रॉफिट को ना बढ़ा सकता है ना कम कर सकता है। मैं 100 बातों की एक बात कहना चाहूंगा, ठीक है, वो पता क्या है कि आप अपने आप को ये कहना छोड़ दें कि क्या मैं अपने इमोशंस कंट्रोल कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। आप ये पूछें क्या मेरी स्ट्रेटजी के पास एक डेटा है, एज है, अगर है तो क्या कह रहे हैं आपको, ठीक है। बिल्ड द एज, अपने एज को बिल्ड करें, अपने स्टेटस को वैलिडेट करें, अपने प्रोसेस को डिफाइन करें, देन फिर आके आपकी साइकोलॉजी आती है, लास्ट पर आती है, लेकिन फिर भी ये मैटर करती है। तो ये हमारी एक मेन छोटी सी क्लास थी अबाउट कि साइकोलॉजी क्यों ओवररेटेड है, ठीक है। तो बाकी इंशाल्लाह फिर मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। बाकी इंशाल्लाह ईद के बाद हमारा बैच स्टार्ट हो जाएगा, तो जिस किसी ने एनरोलमेंट करवानी हो तो वेबसाइट पे आगे डिटेल्स वगैरह चेक कर सकते हैं, और बायो में यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर भी मिल जाएगा, तो रब्ता कर सकते हैं। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।